करेंगे इस चैप्टर का, वो करेंगे जो दूसरा पार्ट इस चैप्टर का, जिसके अंदर हम थर्मोडायनामिक्स, जो पहला हिस्सा था उसके अंदर हमने हीट के बारे में पढ़ा कि हीट क्या होती है, या थर्मल कैपेसिटीज वगैरह जो कुछ भी हमने फर्स्ट सेक्शन के अंदर पढ़ा वो हीट और इंटरनल एनर्जी इनके बारे में था। अब ये जो दूसरा सेक्शन है इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है। ये जो पूरा सेक्शन है ये आपके सिलेबस के अंदर है, पीएमडीसी के अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज के थर्मोडायनेमिक्स हम कहते किसको, या थर्मोडायनेमिक्स जो होती है वो क्या होती है। देखिए जो थर्मोडायनेमिक्स है इसके अंदर हम पढ़ते हैं मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कन्वर्शन ऑफ हीट इनटू वर्क। दोनों की तरह आप पढ़ सकते हैं कि इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके मेथड्स कौन से हैं, उसके प्रिंसिपल्स कौन से हैं, या किस तरह से हम वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके प्रिंसिपल्स और उसके मेथड्स के बारे में हम यहाँ पे अब पढ़ेंगे। तो देखिए अब हीट को जब हम वर्क में कन्वर्ट करते हैं तो जाहिर है हमें कोई ऐसा डिवाइस चाहिए या हमें कोई ऐसी मशीन चाहिए जिसको हम हीट दें और वो हमारी गिवन हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे, या हम उसको वर्क दें और वो हमारा वर्क जो हो उसको कन्वर्ट कर दे हीट में। तो इसके लिए हम जो एक डिवाइस समझे, एक मशीन समझे जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जिसको कॉमनली हम इंजन कहते हैं। इंजन एक ऐसा थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है या वर्क को हीट में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम हम लेते हैं, ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो होता है देखिए थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो होता है इसके अंदर सिलेंडर, पिस्टन, इसके अंदर सिलेंडर होता है, पिस्टन होता है और वर्किंग सब्सटेंस होता है। अब इसके अंदर वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है, सिलेंडर और पिस्टन इस तरह से हम लेते हैं। देखिए ये हमारे पास सिलेंडर है, पिस्टन है और इसके अंदर ये वर्किंग सब्सटेंस होता है। ये कोई गैस भी हो सकती है, ये कोई सॉलिड भी हो सकता है, ये कोई लिक्विड भी हो सकता है। जरूरी नहीं है वर्किंग सब्सटेंस गैस हो, जरूरी नहीं है वर्किंग सब्सटेंस लिक्विड हो, कोई सॉलिड हो, वर्किंग सब्सटेंस कोई भी हो सकता है। एक सिलेंडर हम लेते हैं, एक पिस्टन लेते हैं और उसके अंदर एक वर्किंग सब्सटेंस हम लेते हैं और वो वर्किंग सब्सटेंस कोई भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकती है। और इसको आप कह सकते हैं कॉमन लैंग्वेज के अंदर हम इसको इंजन कहते हैं। बाइक का इंजन हो, चाहे गाड़ी का इंजन हो, चाहे एरोप्लेन का इंजन हो, आज भी इसी उसूल पे चलता है। उसके अंदर यही सिलेंडर होते हैं, यही पिस्टन होते हैं, वर्किंग सब्सटेंस होता है, वही सेम मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू ये काम करते हैं। तो ये जो सिलेंडर, पिस्टन और वर्किंग सब्सटेंस का एक सिस्टम बनता है, इस सिस्टम को हम कहते हैं कि ये
थर्मोडायनेमिक सिस्टम में। अब इसके अंदर अगर कोई हमारे पास आइडियल सिस्टम हो, देखिए अगर हमारे पास आइडियल थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो, हमारे पास आइडियल थर्मोडायनेमिक सिस्टम, तो जो आइडियल सिस्टम होता है, आइडियल सिस्टम के अंदर क्या होता है कि वॉल्स एंड पिस्टन, जो इसकी सिलेंडर की वाल्स और पिस्टन होता है, ये कंप्लीटली इंसुलेटिंग होते हैं, ये कंप्लीटली इंसुलेटिंग होते हैं। ठीक है, मतलब ये कि इनकी पिस्टन से या वाल से हीट जो होती है वो ना अंदर आएगी और ना जाएगी, जो आइडियल होता है। आइडियल का मकसद है जो प्रैक्टिकली जो होता है वेरी नियर टू द आइडियल सिस्टम हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई आइडियल सिस्टम हमारे पास नहीं हो सकता। तो अगर हम आइडियल सिस्टम की बात करते हैं तो आइडियल सिस्टम के अंदर हमारे पास सिलेंडर और पिस्टन जो होने चाहिए, जो सिलेंडर की वाल्स और पिस्टन जो होना चाहिए वो कंप्लीटली इंसुलेटिंग होने चाहिए, मकसद उससे 0% कंडक्शन हो, जबकि इसका जो बॉटम होना चाहिए वो कंप्लीटली परफेक्टली कंडक्टर होना चाहिए। ये जो इसका बॉटम है, आप कहोगे कि इसका जो होता है बॉटम, आप इसका बॉटम कह सकते हैं, ये जो होता है ये परफेक्ट कंडक्टिंग होता है। ठीक है, ये परफेक्ट कंडक्टर का होता है, इसका मकसद है इससे 100%, यहाँ पे कंडक्टर और इंसुलेटर का मकसद हीट वाला नहीं होता, सॉरी करंट वाला नहीं होता। यहाँ पे हम बात हीट की कर रहे हैं, तो इंसुलेटर है तो भी मीन्स वो हीट को कंडक्ट नहीं करता। अगर कंडक्टर है तो इसका मकसद है वो हीट को कंडक्ट करता है। यहाँ पे कोई करंट के कंडक्टर और इंसुलेटर की बात हम नहीं करते। ठीक है, अब इसके बाद इसके टाइप्स आपको पता है कि जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है, इसको बुनियादी तौर पे आप 3 कैटेगरीज के अंदर ले सकते हैं। एक आप ले सकते हैं ओपन सिस्टम, जिसके अंदर मास और एनर्जी दोनों की कन्वर्शन पॉसिबल हो। एक ऐसा सिस्टम होता है जो क्लोज्ड होता है, जिसके अंदर एनर्जी की कन्वर्शन तो पॉसिबल हो लेकिन मास की कन्वर्शन पॉसिबल ना हो, इसके अंदर कन्वर्शन नहीं, ट्रांसफर। और जो तीसरा हमारे पास होता है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मकसद होता है जिसके अंदर ट्रांसफर न हीट की हो सके और किसी भी, आप कह सकते हैं कि किसी भी किस्म की उसके अंदर ट्रांसफर पॉसिबल ना हो, तो उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो ओपन का मकसद है जिसमें मास और एनर्जी दोनों की ट्रांसफर हो सके। क्लोज्ड का मकसद है जिसमें सिर्फ एनर्जी की ट्रांसफर हो सके। और जो आइसोलेटेड होता है उसका मतलब है उसमें किसी भी किस्म की ट्रांसफर पॉसिबल ना हो। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो होता है वो किस तरह से हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। इसका तरीका कौन सा होता है, मैकेनिज्म कौन सा होता है और कितनी हीट कितने वर्क में कन्वर्ट होगी, इसको हम कहते हैं हीट एंड वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स। और इसके अंदर जो आइडियल होता है ना, इसमें वर्किंग सब्सटेंस 1 मोल ऑफ आइडियल गैस होता है। ये जो होता है ना वर्किंग सब्सटेंस, ये होता है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। क्योंकि जो आइडियल सिस्टम होता है ना, उसके लिए जो वर्किंग सब्सटेंस जो होता है वो भी आइडियल होता है। आइडियल वर्किंग सब्सटेंस होता है ये आइडियल गैस। अब देखिए, सपोज करें, अब इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि किस तरह से ये जो हमारे पास सिलेंडर और पिस्टन होता है, ये किस तरह से हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है, या किस तरह से इसके थ्रू हम वर्क को हीट में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, सपोज करें हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है,
और ये जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ये कांस्टेंट प्रेशर वाला थर्मोडायनेमिक सिस्टम मैं कंसीडर कर रहा हूँ। सपोज करें ये हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, इसका प्रेशर P, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 है, और ये सिस्टम कौन सा है जिसका कांस्टेंट प्रेशर होता है। इसके अंदर आप कह सकते हैं कि इसमें प्रेशर हम कंसीडर कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर वाला हम एक सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं, हमने थर्मोडायनेमिक सिस्टम लिया हुआ है। अब इसकी जब प्रेशर कांस्टेंट है तो इसको P1, V1 और T1 नहीं लिखे तो फिर सिंपली T लिखते हैं, क्योंकि प्रेशर हमने कंसीडर कांस्टेंट किया हुआ है। इसकी ये इनिशियल स्टेट है, इसको हम कहते हैं ये इनिशियल स्टेट पे है, और इसके अंदर ये वर्किंग सब्सटेंस है। अब अगर इसको हम यहाँ से हीट दें, इसको हम यहाँ पे हीट देते हैं, हमने थोड़ी इसको हीट दी, डेल्टा क्यू का मकसद यहाँ पे चेंज इन हीट नहीं है, डेल्टा क्यू वेरी स्मॉल को भी जाहिर करता है, डेल्टा सिर्फ चेंज को जाहिर नहीं करता। अगर किसी भी चीज को स्मॉल कोई चेंज होती है या कोई स्मॉल क्वांटिटी होती है तो उसको भी हम इस तरह से डेल्टा से ही जाहिर करते हैं। हमने थोड़ी सी इसको हीट दी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को, और ये हीट इसके अंदर जाती है, और इसके अंदर जैसे ही हीट जाती है तो इस गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। इंटरनल एनर्जी बढ़ने से मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स बढ़ती हैं, और मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स बढ़ने से ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इस पिस्टन के साथ भी तेजी से टकराते हैं और दीवारों के साथ भी तेजी से टकराते हैं, और जिस कुलियन की वजह से दीवारों के ऊपर भी फोर्स लगती है और पिस्टन के ऊपर भी फोर्स लगती है, ठीक है। और जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतनी जो होगी यहाँ पे फोर्स बढ़ती जाएगी, और पिस्टन के ऊपर उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी, और जब फोर्स लगेगी तो ये पिस्टन ऊपर मूव करेगा, और ये पिस्टन जो होगा वो वेरी स्मॉल डिस्टेंस ऊपर मूव करेगा, और वेरी स्मॉल डिस्टेंस को हम कहते हैं डेल्टा एल। अब ये पिस्टन जो है ये क्यों मूव किया, इसलिए कि नीचे से जो गैस मॉलिक्यूल्स थे इनका प्रेशर बढ़ा, इनकी फोर्सेस बढ़ी, और अंदर से गैस मॉलिक्यूल की जो फोर्सेस थी उनकी वजह से पिस्टन ने मूव किया। तो ये जो पिस्टन ने मूव किया है ये ड्यू टू द फोर्स किया है, और आपको पता है जब किसी भी चीज के ऊपर फोर्स लगे और उस फोर्स की वजह से कोई चीज डिस्प्लेसमेंट तय करे तो हम कहते हैं वर्क हुआ। तो यहाँ पे फोर्स किसकी लगी है, यहाँ पे फोर्स लगी है गैस मॉलिक्यूल्स की, और गैस मॉलिक्यूल की फोर्स जो होती है वो प्रेशर की वजह से लगी है, क्योंकि गैस के अंदर प्रेशर होता है, प्रेशर जो होता है वो ड्यू टू द मॉलिक्यूलर कोलियंस होती है, ड्यू टू द मॉलिक्यूलर कोलियन फोर्स लगती है, और गैस के मॉलिक्यूल्स ने जो फोर्स लगाई उस फोर्स की वजह से पिस्टन ने मूव किया। तो यहाँ पे आप फोर्स के लिए कर सकते हैं कि प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे जो फोर्स लगी है ये किस वजह से लगी है, प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ पे ये जो फोर्स लगी है ये जो फोर्स है ये प्रेशर वाली फोर्स है। आपको पता है डिफरेंट फोर्सेस की नेचर डिफरेंट होती है, फ्रिक्शनल फोर्स की नेचर अलग है, ग्रेविटेशनल फोर्स की नेचर अलग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की नेचर अलग है, मुख्तलिफ फोर्सेस की नेचर अलग होती है, डिफरेंट होती है, और इसी वजह से डिफरेंट फोर्सेस का वर्क डिफरेंट होता है। जैसे ग्रेविटी का वर्क अलग होता है, फ्रिक्शन का वर्क अलग होता है, इलास्टिक फोर्स का वर्क अलग होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क अलग होता है। तो यहाँ पे हम जो वर्क कंसीडर कर रहे हैं ये प्रेशर वाली जो फोर्स है उस वजह से वर्क है, इसलिए इसके लिए वो रूल्स इस्तेमाल नहीं करेंगे जो चैप्टर 7 फर्स्ट ईयर के अंदर हम पढ़ते हैं, वो रूल यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वो रूल अप्लाई होते हैं वर्क ग्रेविटी वाले के लिए। वो ग्रेविटी के जो रूल्स हैं वो यहाँ पे एप्लीकेबल
नहीं होंगे। अब अगर आप यहाँ पे वर्क को कैलकुलेट करोगे तो वर्क होता है फोर्स और यहाँ पे फोर्स जो होती है वो डेल्टा एल होता है। देयरफॉर वर्क हो जाएगा P इंटू ए इंटू डेल्टा एल, तो ये हो जाएगा P डेल्टा V के। तो ये वर्क का फार्मूला हमारे पास हो जाएगा P डेल्टा V के। लेकिन ये जो फार्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर का फार्मूला है। अगर कोई हमारे पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है, उसको हम कांस्टेंट प्रेशर पे हीट देते हैं और वो वर्क करता है, तो उस वर्क को कैलकुलेट करने के लिए आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई और थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है या कोई और चीज कांस्टेंट होती है, तो उसके लिए ये फार्मूला नहीं लग सकता। ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं W when pressure is constant, pressure is constant। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो आप कह सकते हैं कि वर्क इज इक्वल टू P डेल्टा V। लेकिन अगर आप कोई और प्रोसेस लोगे तो वर्क का फार्मूला चेंज हो सकता है। लेकिन एक चीज कॉमन होगी कि किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को आप हीट देते हो, चाहे आप कांस्टेंट प्रेशर रखें, चाहे आप कांस्टेंट टेम्परेचर रखें या कोई और प्रोसेस कर ले, लेकिन उसके अंदर एक चीज कॉमन होती है कि वर्क जो होता है वो डिपेंड करता है चेंज इन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम की चेंज नहीं होती तो वर्क नहीं हो सकता। अगर किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को आपने जो है वो हीट दी, हीट देने के बाद अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होता तो वर्क किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में नहीं होगा। थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर वर्क होता है या नहीं होता, उसका जो पैरामीटर होता है वो चेंज इन वॉल्यूम होता है। अगर चेंज इन वॉल्यूम होगा तो वर्क होगा, चेंज इन वॉल्यूम नहीं होगा तो वर्क नहीं होगा। तो आप कहोगे कि वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स, वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स, वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स डिपेंड्स upon change in वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम पे डिपेंड करता है थर्मोडायनेमिक्स का वर्क। अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो वर्क होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अब आ जाते हैं, वर्क पॉजिटिव भी होता है, वर्क निगेटिव भी होता है। तो देखिए, आप पढ़ते हो कि जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है केमिस्ट्री के अंदर, आप उसको पॉजिटिव मानते हो, और वर्क डन बाय द सिस्टम होता है उसको आप नेगेटिव मानते हो। तो उनका जो पैरामीटर होता है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है। वो ये देखते हैं कि ऐसा वर्क जो किसी सिस्टम की एनर्जी बढ़ाता है उसको पॉजिटिव कहा जाता है, और ऐसा सिस्टम जो ऐसा वर्क जो किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को कम करे, तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे वर्क को निगेटिव माना जाता है। लेकिन हम इसको एक और तरह से देखते हैं, हमारे पास इसका एक और पैरामीटर होता है, ठीक है, पॉजिटिव एंड निगेटिव वर्क। पॉजिटिव एंड निगेटिव वर्क। अब पॉजिटिव या निगेटिव कैसे होता है? देखिए, वर्क होता है इज इक्वल टू P डेल्टा V, ये इसकी इक्वेशन है। अब देखिए, यहाँ पे दो कंडीशंस होती हैं जब एक्सपेंशन होती है। जब एक्सपेंशन होती है तो डेल्टा V जो होता है ये पॉजिटिव होता है, क्योंकि जब एक्सपेंशन होती है तो फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होता है, इनिशियल वॉल्यूम
कम होता है, चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे करते हैं कि वर्क जो होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि डेल्टा वी अगर पॉजिटिव हो, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा वी पॉजिटिव भी हो सकता है, डेल्टा वी नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब एक्सपेंशन होती है तो डेल्टा वी क्या होता है, पॉजिटिव, और जब कंप्रेशन होती है तो डेल्टा वी क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे हमारा जो पैरामीटर होता है कि वर्क पॉजिटिव होगा या वर्क नेगेटिव होगा, वो कौन सा होता है कि चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव होगी या चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव होगी। अगर एक्सपेंशन होती है, ठीक है, तो कंप्रेशन के अंदर क्या होता है, डेल्टा वी नेगेटिव होता है, और वर्क जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये जो वर्क होता है बाय सिस्टम होता है, ठीक है, और ये कौन सा वर्क होता है, ऑन सिस्टम होता है। ठीक है, ये जो कंप्रेशन होती है उसको मान सिस्टम कहते हैं, और ये जो होता है नेगेटिव होता है, और वर्क डन बाय द सिस्टम जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अब अगर वर्क को आप ग्राफ के अंदर देखें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क के अगर ग्राफिकली हम देखें तो इसमें एक्सपेंशन भी हो सकती है। अगर हमारे पास एक्सपेंशन होती है तो एक्सपेंशन का ग्राफ किस तरह से होगा, देखिए एक्सपेंशन के अंदर इस तरह से होता है कि अगर कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, अगर हमारे पास इस तरह से है, ये एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, इसकी इनिशियल जो स्टेट है ये P है, V1 है और T1 है। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से, और इसकी जो फाइनल स्टेट है P है, V2 है और T2 है, क्योंकि हम कांस्टेंट प्रेशर पे ले रहे हैं। और इस वॉल्यूम V1 है, कम है, और प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये आप कह लें कि ये हो गया P, V1 और T1। अब उसके बाद वॉल्यूम बढ़ के V2 हो गया, तो ये वॉल्यूम बढ़ के V2 हुआ, तो ये लाइन इस तरह से चली। ठीक है, और ये होती है P, V2 और T2। इसका एरो किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, ये जो होता है V और P इस तरह से, और यहाँ पे P और V इस तरह से, दोनों तरह से आप ले सकते हैं कि किसी भी तरह से आप इसको बना सकते हैं। V इस तरफ लिखें, P इस तरफ लिखें, या P इस तरफ लिखें, V इस तरफ लिखें, दोनों कंडीशन में स्ट्रेट लाइन बनेगी। और एरो जो होता है वो इंडिकेट करता है कि वर्क पॉजिटिव होगा या वर्क नेगेटिव होगा। अब हम करते हैं कंप्रेशन को। देखिए, अगर हमारे पास ये इस तरह से कंप्रेशन होती है तो कंप्रेशन के अंदर क्या होता है, ठीक है, अगर हम कंप्रेशन को कंसीडर करते हैं तो देखिए कंप्रेशन के अंदर ये होता है, ठीक है, सपोज करें हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, इसका पहले वॉल्यूम ज्यादा है, ये हमारे पास है P, V1 और T1। अगर ये कंप्रेस होता है इस तरह से, इसके ऊपर हम वर्क करते हैं तो ये होगा V2 और T2। अब इसके अंदर क्या होगा, हीट बाहर आएगी। जब एक्सपेंशन
कंप्रेशन होती है तो हीट जो होती है वो अंदर जाती है। एक्सपेंशन में हीट किस में कन्वर्ट होती है? वर्क में। और कंप्रेशन के अंदर वर्क किस में कन्वर्ट होता है? हीट में। क्योंकि जो हम वर्क करते हैं वो हीट की सूरत में बाहर आता है। एक्सपेंशन में जो हम हीट देते हैं, इनपुट हीट होता है और आउटपुट क्या होता है? वर्क होता है। ठीक है, एक्सपेंशन के अंदर। जबकि कंप्रेशन के अंदर जो इनपुट होता है वो वर्क होता है और आउटपुट क्या होता है? हीट होती है। तो आप कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम दोनों काम करता है। हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है और वर्क को किस में कन्वर्ट करता है? हीट के अंदर करता है। तो दोनों ये काम करता है इस तरह से। अब अगर आप इसको देखेंगे, इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ जो होता है वो इस तरह से बनता है। यहाँ पे प्रेशर कर दे, यहाँ पे वॉल्यूम कर देते हैं। प्रेशर कांस्टेंट है, पहले वॉल्यूम V1 बड़ा है तो इसका जो पहली पॉइंट बनेगी P V1 और T1 बनेगी। और दूसरा वॉल्यूम V2 जो होता है ये क्या होता है? कम। ये हो जाता है P V2 और T2 और इसकी लाइन जो बनती है उसका एरो इस तरह से बनता है। इसका एरो बाहर की तरफ राइट की तरफ बनता है, जबकि इसका एरो जो है वो किस तरफ बनेगा? लेफ्ट की तरफ बनेगा। ये आगे जाके साइक्लिक प्रोसेस के अंदर मैटर करते हैं कि जो साइक्लिक प्रोसेस होता है उसमें वर्क जो हम देखते हैं वो एरो के हिसाब से देखते हैं। तो इसमें एरो जो होता है वो लेफ्ट साइड की तरफ होता है और ये एरो किसके रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है वर्क जो होता है डन ऑन सिस्टम। और ऐसे वर्क को हम क्या करते हैं? वर्क जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एरो की इंपॉर्टेंस। आप इसको उस तरह भी बना सकते हैं, V और P को इस तरह से इंटरचेंज करके भी आप बना सकते हैं। देखिए, अगर आप इसको V को यहाँ पे बना लें और P को यहाँ पे बना लें, जैसे ये बनता है ना, तो इसकी लाइन इस तरह से बन जाएगी। इसकी लाइन जो होती है वो इस तरह से। ठीक है, तो ये नेगेटिव वर्क जो होता है अगर इस तरह से हो तो लाइन इस तरफ होगी, अदरवाइज इस तरफ होगी। आप सिंपल एक देख सकते हैं कि ये लाइन पॉजिटिव एक्स की तरफ एरो है, ये एरो पॉजिटिव वाई की तरफ है। तो जो चीजें पॉजिटिव की तरफ होती है ना, एक्सिस की तरफ, वो पॉजिटिव होती है। और ये एरो देखें नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है और नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। जो नेगेटिव एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ चीजें होती हैं उनको हम क्या मानते हैं? नेगेटिव मानते हैं। तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव को एरो से देखते हैं कि वर्क पॉजिटिव हुआ है या वर्क नेगेटिव हुआ है। वो किस चीज से तय होता है? एरो से तय होता है। ठीक है, अब अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो जो तीसरी चीज इसमें हमने पढ़नी है वो ये होती है कि वर्क डन, अब ये बाय या ऑन दोनों होता है। वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर पीवी डायग्राम, जिसको इंडिकेटर डायग्राम भी कहा जाता है। पीवी डायग्राम को हम टेक्निकली इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं। सपोज करें इस तरह से दिया गया आपके पास, अगर इस तरह से आपको दो ग्राफ दिए जाए इस तरह से, ये P है और ये V है। ठीक है, इसमें ये एक आपको लाइन दी गई है। अब इसमें अगर पूछा जाए कि ये इनिशियल स्टेट A है, ये फाइनल स्टेट B है, ठीक है, इसमें कितना वर्क हुआ? अगर यहाँ पे डेटा दी जाए कि प्रेशर इतना है और यहाँ पे वॉल्यूम इतना है, डेटा दी जाए, तो ये जो इस लाइन के नीचे एरिया आती है ना, ये वर्क के बराबर होती है।
इसकी आप एरिया कैलकुलेट करोगे। ये जो हमारे पास एरिया होती है ना, ये वाली, ये जो एरिया है, आप कह सकते हैं कि ये जो एरिया है ये किसके बराबर हो जाएगी, वर्क के बराबर होगी। कि पीवी या इंडिकेटर डायग्राम की जो लाइन होती है उसके नीचे एरिया जितनी भी आती है वो एरिया किसके बराबर हो जाएगी, वर्क के। अब ये तो हुआ इस तरह से पी और वी के दरमियान, लेकिन अगर हम इस तरह से फाइंड करते हैं, सपोज करें हम इस तरह से फाइंड करें, इस तरह से यहाँ पे V रखें और यहाँ पे P रखें, तो लाइन किस तरह से बनेगी, अगर एरो इस तरह से तो वर्क डन बाय द सिस्टम है। अगर सपोज करें मैं इस तरह से बनाता हूं तो ये भी वर्क डन बाय द सिस्टम। अब इसको कैसे कैलकुलेट करूं, ठीक है, इसके नीचे तो एरिया ही नहीं, तो इसकी ये एरिया कैलकुलेट करो। ये जो एरिया होती है ना, ये वाली एरिया, ये कैलकुलेट करो। ये वाली एरिया नहीं कैलकुलेट करोगे, ये वाली एरिया कैलकुलेट। अगर V इधर है और P इधर है, अगर P इधर है V इधर है, तो ये इस तरह से एरिया कैलकुलेट करोगे। अगर एरिया ज्यादा है मतलब वर्क ज्यादा है, एरिया कम है तो वर्क क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से पीवी डायग्राम या इंडिकेटर डायग्राम से हमें जो वर्क मिलता है वो इस तरह से मिलता है कि अगर आपको ग्राफ दिया जाए तो ग्राफ के अंदर जो एरिया होती है ना, वो एरिया अंडर पीवी डायग्राम जो होती है ये वर्क के बराबर होती है, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर इस तरह से हम एक दो क्वेश्चन देखें कि इस तरह से अगर आपको कहा जाए कि आपके पास दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स हैं, इस तरह से प्रेशर और वॉल्यूम है, ये लाइन इस तरह से, और दूसरा भी आपके पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, यहाँ पे प्रेशर है, वॉल्यूम है, और ये एक लाइन इस तरह से। अगर पूछा जाए इसका वर्क ज्यादा है या इसका वर्क ज्यादा है, तो देखें आप इसके अंदर देखोगे कि किसकी एरिया बड़ी है। देखें इसकी लाइन इस तरह से बनाओगे तो इसकी एरिया A1 है और इसकी एरिया A2 है, तो आप कहोगे A1 ग्रेटर देन A2, therefore W1 greater than W। तो आप एक अंदाजा लगाओगे कि किसकी एरिया ज्यादा है और किसकी एरिया कम है। अगर इस तरह से दिया जाए, अगर हम इसको इस तरह से देखें कि प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान, अगर पूछा जाए किसका वर्क ज्यादा है, किसका होगा, टू वाला या वन वाला। एक मिनट में एक लाइन को थोड़ा बड़ा कर दे, पहले कर दो क्योंकि ये इक्वल लग रहे। किसमें वर्क ज्यादा होगा बेटा, सेकंड में। देखिए आप समझे नहीं कॉन्सेप्ट को, इसमें वर्क 0 है, इसमें वर्क जो होता है वो पॉजिटिव या नेगेटिव का फैसला ही नहीं कर सकते। एरो नहीं दिया, मैंने एरो नहीं दिया। अगर एरो देता तो आप पॉजिटिव नेगेटिव का फैसला कर सकते हैं, मैंने एरो नहीं दिया इसके अंदर। देखिए ये लाइन पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस, मींस इस सिस्टम के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन इस सिस्टम के अंदर प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मकसद है इसके अंदर जो वर्क होता है W1 है और ये जो W2 है, ये आप कह सकते हैं W2 0 है, बिकॉज चेंज इन वॉल्यूम जो है वो 0 है। W1 0 नहीं है बिकॉज चेंज इन वॉल्यूम 0 नहीं है, ठीक है। तो इस इनके ग्राफ से होते हैं, इनके अंदर ये चीज मैटर करती है कि आप
V और P को पहले तय करें कि V और P कहाँ पे दी हो। ठीक है, अभी दो तीन चीजें रहती हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल वर्क पाथ पे डिपेंड करता है या इसके कुछ ग्राफ जो होते हैं उसको कर दे।